यूएस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वे, अकाउंट कैसे खुलेगा, चार्जेस क्या होंगे, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। हे गाइस, दिस इज आदित्य गोविला CFA, और ये वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यूएस स्टॉक्स क्या हैं, कितने चार्जेस हैं, कैसे इन्वेस्ट करें, मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में सारे सॉल्व करूंगा। अब स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली तो डिस्क्लोजर, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, एंड जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा, जो मैं ऐप बताऊंगा, वो मैं खुद यूज़ करता हूँ, तभी मैं आप सबको रेकमेंड कर रहा हूँ। और सेकेंड चीज़, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दो बॉस। हम स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंशियल लिटरेसी के अराउंड बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल इन योर स्टॉक मार्केट जर्नी। तो शुरू करते हैं विद द फुल स्ट्रक्चर ऑफ दिस वीडियो। तो ये थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट विल बी द स्ट्रक्चर एंड चार्जेस, पहले हम समझेंगे इसे। सेकंड पार्ट विल बी द एग्जीक्यूशन, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं बाय करता हूँ, कैसे सेल करता हूँ, सिंपल स्टफ। एंड थर्ड होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी रिकमेंडेशन एज अ इन्वेस्टर और फॉर मोर देन 10 years हियर, मैं क्या रेकमेंड करता हूँ आपको कि आपको करना चाहिए कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। अब फर्स्ट पर जाते हैं, विच इज़ द स्ट्रक्चर एंड चार्जेस। इस पर पहले अकाउंट खोलना है। तो अकाउंट कहाँ खोलना है, विच प्लेटफॉर्म डू आई रेकमेंड? इट इज़ ग्रो ऐप। सो ग्रो ऐप पे आप जाओ, इट इज़ अ फ्री लॉगिन, आप वहाँ पे जा सकते हो, आप साइन अप कर सकते हो। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? सबसे पहले, अगर आपका ग्रो में आपका अकाउंट है ही नहीं, तो आपको सिंपल चीज़ें, आधार कार्ड, देन पैन कार्ड, फ्यू मोर थिंग्स विच वी ऑल नो। विच उसके बाद यूएस स्टॉक्स पे क्लिक करना है, एक्सप्लोर यूएस स्टॉक्स पर, और वहाँ पर जाकर डालना है कि आई वॉन्ट टू ओपन अ यूएस स्टॉक अकाउंट। वहाँ पे क्लिक कर दो। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं अबाउट योर सैलरी, अबाउट योर इनकम, अबाउट हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग टू सेंड, हाउ मच मनी आर यू एक्सपेक्टिंग टू सेंड, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 2 से 4 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा। मेरे वाले को थोड़ा टाइम लगा था, 5 दिन लगे थे, बट मेरे ख्याल से 2 से 4 दिन में जनरली सबका ही खुलता है। अब आता है कि मनी ट्रांसफ़र, यहाँ से आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे पैसे। तो एक स्कीम है RBI की, बाय द नेम ऑफ LRS। इसका फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। सो अकॉर्डिंग टू गूगल, एक स्कीम है जो यूज़ होती है रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया to send money abroad for their children's studies and also to invest in foreign stocks and property. So this is a scheme which is used for this. इसकी maximum limit है $250,000 per year, which is a good amount of money if you're just planning to invest in stocks. So इसके through we can transfer. Now अब ये online हो जाता है, but इसमें condition है, सारे बैंक supported नहीं है इस पर। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर चाहते हो तो HDFC, ICICI, IDFC और कोटक, ये 4 बैंक्स ग्रो सपोर्ट करता है ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू सेंड करना। अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी और में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फिजिकली बैंक में आना पड़ेगा, उनको एक फॉर्म देना पड़ेगा, आप दोगे, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। सो थोड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाता है, बट स्टिल अगर आप करना चाहें तो वेरी मच वो पॉसिबल है। अब नेक्स्ट आता है, वेयर विल यू ट्रांसफ़र द मनी, कहाँ पैसा भेजोगे आप। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रो ऐप ने टाई अप किया है with ViewTrade Brokers and Apex Clearing Corporation. So ViewTrade Broker is like a broker in US and it is registered with SEC. SEC क्या है? SEC जैसे इंडिया में SEBI है, वैसे US में SEC है। So it's a registered broker. और Apex Clearing Corporation, तो Apex Clearing Corporation क्या है? It is very much similar to how हमारा CDSL behave करता है। तो CDSL क्या होता है? एक डीमैट होल्डिंग की एक कॉर्पोरेशन है, जहाँ पर जो भी शेयर्स है मेरे, जैसे मैंने ब्रोकर से शेयर लिया, वो सारे मेरे डीमैट अकाउंट में रहते हैं। तो डीमैट अकाउंट मेरा CDSL है। वैसे ही एपेक्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज लाइक वेयर, जहाँ पे आपके शेयर सारे रहेंगे। इट्स मोर लाइक योर कस्टोडियन, जो वहाँ पे आपके शेयर्स सारे सेव रखेगा। जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप ग्रो ऐप पे जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, अमाउंट आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपसे पूछेगा कौन सा बैंक, बैंक में आप डाल दो। जैसे ही आप डालोगे वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता चलेगा। मेरा कोटक बैंक में था और मेरे को एक PDF ऐसी मिली जिसमें डिटेल था ईच एंड एवरी स्टेप। यहाँ पर क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर लिखना है। इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन था, मेरे को किसी से बात भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। 5 मिनट लगे, मैंने एकदम से ट्रांसफ़र कर दिया। एंड ये मैंने ट्रांसफ़र किसको किया? मैंने ट्रांसफ़र किया था एपेक्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नाम से। तो मैंने उनको पैसे ट्रांसफ़र किए, मैंने ग्रो को नहीं दिया। तो वहाँ पर हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे
और फिर वहाँ से ग्रो पर आ जाएगा कि ग्रो आपने पैसे वहाँ पे डाल दिए। सो दिस इज द थिंग, आप पैसा एपेक्स को दोगे, ग्रो को नहीं। तो ये स्मॉल चीज़ है क्लियर करने की। अब नेक्स्ट में आते हैं चार्जेस ऑन ट्रांसफर, कि कितना चार्ज लगेगा बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली बार जब इसमें इन्वेस्ट किया था मेरे को इसमें ज़्यादा चार्जेस का आइडिया नहीं था, बट तभी भी आई थॉट ट्राई करते हैं। तो मैंने $100 ट्रांसफर करने को डाले थे। $100 हो गया मतलब 75 के हिसाब से ले लेते हैं, तो 7500 रुपये हो गया मेरा टोटल अमाउंट। द टोटल अमाउंट जो मैंने पे किया असल में वो था 8662 रुपीज़। सो दिस वॉज द टोटल अमाउंट जो मेरे बैंक अकाउंट से कटा। अमाउंट तो बड़ा था बट स्टिल मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, इसका बाद में देखेंगे चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों है। तो मैंने ट्रांसफर कर दिया पैसा। कल के दिन मैंने अपने RM को कॉल किया एंड RM से पूछा कि बॉस क्या सीन है एग्जैक्टली, इतने चार्जेस लग गए, मेरे को 12% के चार्जेस लग गए और $100 जो मैंने भेजा है इसमें कैसे चार्जेस हैं, इतने महंगे क्यों हैं। उसने मेरे को बताया 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना। एक है LRS। तो LRS क्या है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये आपसे RBI एक फिक्स्ड अमाउंट आपसे चार्ज करती है हर टाइम जब आप एक ट्रांसफ़र करते हो, और ये फिक्स्ड अमाउंट 1000 रुपये के आसपास रहता है। थोड़ा चेंज होता है ऊपर नीचे, बट 1000 रुपये के आसपास रहता है। अब सेकंड चार्ज जो है वो है बैंक का चार्ज। आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, बैंक भी थोड़ा सा कमीशन तो लेता ही है बॉस। तो बैंक क्या कहता है कि जो भी आप ट्रांसफ़र करोगे ₹2 approximately ₹2 to 50 पैसा, this is the amount of charge that will be deducted additionally per dollar you spent। तो अगर आपने $100 भेजा तो ₹2 पर डॉलर, मतलब 200 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ये 50 पैसे तक भी आ सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माई रिलेशनशिप मैनेजर वो कह रहा था कि ये तभी होगा जब एटलीस्ट आप $50,000 ट्रांसफ़र करोगे। तो जनरली अगर आपका सिंपल सा बैंक अकाउंट है वो तो अराउंड 1.5 से $2 पर डॉलर लेगा। तो मैंने $100 ट्रांसफ़र किए, 74-75 का उस समय डॉलर चल रहा था। तो अमाउंट कितना हुआ? 7400 ले लेते हैं, 1000 रुपये ऐड करते हैं, 8400, ₹2 पर डॉलर 200 रुपये हो गए, तो 200 रुपये भी, तो 8600 के अराउंड हो गया मेरा अमाउंट। तो इसलिए मेरे को समझ में आया कि अमाउंट 8662 क्यों था। अब अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो बाय सेल में क्या लगेंगे चार्जेस, एंड वो है निल, जीरो चार्जेस, एब्सोल्युटली जीरो चार्जेस। जब आपने ट्रांसफर कर दिया पैसा, आप बाय करो, आप सेल करो, डू वट एवर, देर आर जीरो चार्जेस। अब नेक्स्ट है चार्जेस ऑन विड्रॉल, की बॉस अब मैं पैसे तो डाल दिए, अब वापस लेके जा रहा हूँ पैसे, तो कितने चार्ज लगेंगे? तो इसमें आपको फ्लैट फी लगती है $9 पर विड्रॉल। तो सिंपल है, तो इसका मतलब है कि हमें विड्रॉल को भी थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा कि $9 तभी भी इतना कम अमाउंट नहीं है, वो भी करते कराते 600-700 रुपये तो हो ही जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला जो है टैक्सेस, कि बॉस टैक्सेस कितने कटेंगे। और यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है सबके माइंड में, बट मैं इसको बिल्कुल क्लियरली करता हूँ। मैंने ये पूरा अच्छे से डीप स्टडी किया उस पर और मैंने निकाल लिया इसमें टैक्स कितना है। तो इसमें 2 टाइप की टैक्सेशन होते हैं जो आपको लगेंगे। पहला होता है डिविडेंड टैक्स। तो लेट्स से आपने $10 का डिविडेंड अर्न किया, ठीक है, आपने अर्न कर लिया, उसमें से 25% इज द डिविडेंड टैक्स। मतलब आपको यूएस का जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट है, या फिर जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपके $10 नहीं आएंगे, आपके आएंगे सिर्फ $7.5, $2.5 जो 25% है वो गवर्नमेंट को ही पे कर दिया जाएगा एज टैक्स। बट इस पर ये चीज़ ये है कि ये जो $2.5 है इसका आपको क्रेडिट नोट मिलेगा इन इंडियन गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप एंड ऑफ द ईयर पर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तब आप वहाँ पे शो कर सकते हैं कि मैंने $2.5 दिया था एज डिविडेंड टैक्स टू यूएस गवर्नमेंट, और वो इंडियन गवर्नमेंट एडजस्ट कर लेगी। मतलब अगर लेट्स से आपने $200 का टोटल डिविडेंड टैक्स दिया है एक साल में, एंड मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको टोटल $20,000 का टैक्स देना है। लेट्स अज्यूम, मैं बिल्कुल बेसिक फिगर दे रहा हूँ, तो आपने 20,000 का आपको देना है, $200 आपने दे रखे हैं, तो आप इंडियन गवर्नमेंट को बोलोगे मैंने 200 ऑलरेडी दे दिए थे, तो टोटल मैं आपको 19,800 रुपये ही दूंगा। सो ऐसे चलता है अपना डिविडेंड टैक्स, विच प्रैक्टिकली मेक्स इट टैक्स फ्री। हमारे लिए अगर सिंपल बात करो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल बात से, तो टैक्स फ्री होता है। अब आते हैं अपना टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स की, मतलब अगर आपने लेट्स से $1,000 की इन्वेस्टमेंट की और करते करते वो हो गया $1,200 1-1.5 साल में, 1.5 साल में समझ लें $1,200, तो जब आप उसको विड्रॉ करोगे तो कितना टैक्स लगेगा? तो इसको जो कहते हैं इसे हमने कैपिटल गेन, कि आपने एक चीज़ खरीदी और उसको बेचा, तो टोटल कैपिटल गेन कितना हो गया? तो कैपिटल गेन में 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब अगर आपने एक यूएस स्टॉक को होल्ड किया है 2 साल या उससे ज़्यादा और तब बेचा है, तब आपका टैक्स लगेगा 20% ऑन द प्रॉफिट्स फ्लैट।
अगर आपने यूएस स्टॉक लिया है 2 साल के अंदर अंदर और अंदर ही बेचा है, मतलब अगर आपने अभी खरीदा और 1 साल बाद बेच दिया या 1.5 साल बाद बेच दिया, तो आपका जो टैक्स लगेगा, जो प्रॉफिट में टैक्स लगेगा, जो आपका यूएस स्टॉक से आपको प्रॉफिट मिला है, उसमें वो होगा इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से। तो अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब है 30%, तो आपको 30% कटेगा, अगर आप पे 15% तो 15% कटेगा, 10% तो 10%। तो ऐसे करके टैक्सेस इसमें होते हैं। तो अब जाते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर, वो है एग्जीक्यूशन। तो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जीक्यूट करके और कितना ईजी है ये। तो ये ग्रो प्लेटफॉर्म है मेरा, मैंने इसको अपने लैपटॉप से लॉगिन कर लिया है। तो ये मेरा यूएस स्टॉक्स का पूरा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे टॉप बाय मार्केट कैप जैसे एप्पल है, तो मैं एप्पल पे क्लिक करता हूँ। तो एप्पल में दिख रहा है कि $133.99 का एक शेयर है। तो मैं इसको 2 चीज़ रखता हूँ, मैं तो एक इस पर डाल सकता हूँ शेयर्स टू बाय, लेट्स से एक शेयर, मैं एक शेयर डालता हूँ। बट यहाँ पे दिखता है कि नॉट इनफ मनी। क्यों? यूएसडी बैलेंस में दिखा रहा है $20.37 है मेरे पास, तो इसको मैं इसे परचेज नहीं कर सकता। बट तो यूएस स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो होता है फ्रैक्शनल शेयर्स। तो आपको होल नंबर्स में शेयर नहीं खरीदना, जैसे कि इंडिया स्टॉक में होता है कि आप 1 खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, बट यूएस स्टॉक्स में आप डेसिमल पॉइंट्स में खरीद सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शेयर्स टू बाय, यहाँ पर लिखता हूँ अमाउंट टू बाय एंड 20.37, तो उसमें दिखा दिया एस्टिमेट शेयर्स 0.15203 शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। और जब मैं उसको खरीदूंगा तो मेरे पास ये फ्रैक्शनल शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। और अगर अमाउंट बढ़ेगा तो इसी अमाउंट से बढ़ेगा, इसी अमाउंट से कम होगा तो मैं थोड़ा अमाउंट भी लगा सकता हूँ। अब इसमें एक चीज़ है माइंड में रखने की कि ये चीज़ सारे शेयर्स में अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये भी चीज़ कहीं ज़्यादा मिलती नहीं है कि ये जो SEC बोलता है, एक ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी देता है फ्रैक्शनल शेयर खरीदने की, और ब्रोकर फैसिलिटी सिर्फ पॉपुलर शेयर्स में ही देता है। तो अगर कोई अनपॉपुलर शेयर पर जाएं, जैसे मैं देखता हूँ 8x8 इनकॉर्पोरेशन, तो ये ज़्यादा पॉपुलर शेयर नहीं है। मैं शेयर्स टू यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऊपर में पा आता है प्लीज़ बाय होल्ड नंबर शेयर्स ओनली। द रीज़न इज़ दैट ये पर्टिकुलर स्टॉक इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स। तो जो टॉप बिल्कुल ही कॉमन होते हैं, लेते टॉप 50 या टॉप 75 शेयर्स जो बहुत ही कॉमन है, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, बर्कशायर हैथवे हो गया, ऑल दे, ये सारे शेयर्स जो भी होते हैं, ये सारे यहाँ पर फ्रैक्शनल अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे शेयर्स खरीदता हूँ उस पर, और सिंपल तरीके से मुझे खरीदना है एक ETF और है वो वैनगार्ड का। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये S&P 500 क्या है? S&P 500 वो जैसे निफ्टी 50 है, वैसे S&P 500 है। S&P 500 मतलब टॉप 500 शेयर्स यूएस के। ये ऐसा ETF है जहाँ पर फ्रैक्शनल बाइंग अलाउड है। अगेन सब में फ्रैक्शनल बाइंग अलाउड नहीं होती, बट ये बहुत कॉमन ETF है तो उसमें अलाउड है। तो मैं क्या करूँगा, एक शेयर तो खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ $20 है। मैं इसको डालता हूँ अमाउंट में, मैं डालता हूँ 20.37 और मैं इसको डालता हूँ बाय। डन। इन्वेस्टमेंट्स पे जाऊँगा, यूएस स्टॉक्स, एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 30.36 क्योंकि मैंने $10 का पहले खरीदा था। तो $30.36 के मेरे पास ये हैं, और मेरे पास एक और छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, और टोटल मेरा अमाउंट है $102। तो मैंने $100 डालते और $102 मेरा करंटली हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड सेक्शन पर, वो है मेरी रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो फ्यू रिकमेंडेशंस। पहला तो अगर आपका कैपिटल 5 लाख से नीचे है इंडियन स्टॉक्स में, तो बॉस यहाँ पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप आओगे तो मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार लेके ही आओगे, इतना ही लेना चाहिए एटलीस्ट आपको। और फिर आपके चार्जेस ऐसे हैं कि आपको मुनाफा एंड में होगा ही नहीं। आप बेटर है कि आप इंडियन स्टॉक्स में रहो। सेकंड है अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र, कि आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको रेकमेंडेड अमाउंट 1 लाख एटलीस्ट करने चाहिए एक शॉट पर। अगर आपको कम करने तो 50,000 तक आप कर सकते हो, बट मेरी तरह $100 करोगे तो 12-15% तो आपको चार्जेस ही जाएगा, तो पॉइंट ही रहेगा। 12% तो 12% हम एक्सपेक्ट करते हैं एवरी ईयर रिटर्न फ्रॉम यूएस मार्केट्स, तो फिर तो पॉइंट ही खत्म हो गया, उससे अच्छा इंडिया में लगा लो। और सेकंड चीज़ है विड्रॉल फ़ी भी है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट रहना है लंबे समय के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप सोच रहे हो इसे, तो आप एटलीस्ट 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो। और ट्रेडिंग अगर आप सोच रहे हो तो ट्रेडिंग बॉस इसमें अवेलेबल ऐसे ढंग से नहीं होगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आप लगा नहीं पाओगे, बहुत कन्फ्यूजन होगी। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली इट्स नॉट मेड फॉर ट्रेडिंग। अब मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगा, आपको इंडिविजुअल शेयर में जाना चाहिए कि नहीं। फर्स्ट थिंग, इंडिविजुअल शेयर्स में मत खरीदो। जैसे आप फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, इंडिविजुअल शेयर्स मत खरीदो, आप सिर्फ ETF के थ्रू जाओ। रीज़न मैं आपको आता हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 साल से। मैं जानता हूँ कि एक स्टॉक चाहे आज कितना भी अच्छा लग रहा हो, कल के दिन नीचे आने की उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। हमने देखा है कि कई सारे कंपनी
5-5 साल में टॉप से बिल्कुल ज़ीरो आते हैं। हम इंडिया में बैठे बैठे इंडियन स्टॉक्स को ही ट्रैक करना मुश्किल होता है, यूएस स्टॉक्स को क्या करेंगे। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, यही होता है। इट इज़ बेटर टू गो विद ETF। तो आप क्या करो, एक ETF में इन्वेस्ट कर लो। फ्यू ETF जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है S&P 500 वैनगार्ड ETF, जो मैंने आपके सामने खरीदा। दिस इज समथिंग लाइक निफ्टी ETF आप खरीद रहे हो। फिर है एक iPay। तो iPay करके एक ETF है, जो ETF है सिर्फ मोबाइल मनी ट्रांसफ़र पर, जैसे वीज़ा हो गया, देयर इज़ मास्टर कार्ड हो गया, देयर इज़ अमेरिकन एक्सप्रेस, ऑल दीज कंपनीज, इनका एक ETF है, क्योंकि ये चीज़ तो चलेंगी। और इसके साथ साथ तीसरा है मेरा वैनगार्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ETF। तो इसमें सारे IT शेयर्स हैं और वहाँ पर उसका फोकस रहता है। अब आते हैं बोनस पर। तो बोनस क्या है? तो बोनस है एक चीज़ जहाँ पे आप पैसे डालोगे आपको पूरा बेस्ट टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ US मिल जाएगा, जो अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सारे शेयर्स पे आते हैं। एक तरीका है वो जो अभी अभी हमारे एज इंडियन कंज्यूमर पर आया है, वो है ETF ऑफ मिरई NYSE FANG Plus। This is a ETF which was just registered in June itself and खुलते ही काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसमें बहुत सारी वॉल्यूम है। ये सिर्फ 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, टॉप 10 स्टॉक्स, और जो है FANG Plus। इस पर आप पैसे डालो, आपको सिंपल NSE में जाना है, इसको बाय करना है। एक फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके गेन्स को आपको इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ऑल एट अ वेरी 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 स्मॉल कॉस्ट। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई वुड रिकमेंड अगर आपका अमाउंट 5 लाख के नीचे ही है। तो ये थी आज की वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ बताई, एक बोनस भी एंड में ऐड कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर खराब लगी तो डिसलाइक कर दो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल में, एंड मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।